सो हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज हम लोग सितंबर 2024 से लेके जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये जो वीडियो सीरीज है ये एक बार में तो ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं होगी। हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाले हैं, नंबर ऑफ वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं और 71st बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करके मैं इस वीडियो सीरीज को बना रहा हूँ, जिसमें हम लोग कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन आएंगे। तो आज की क्वेश्चंस को एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये सारे करंट अफेयर्स आपके इंपॉर्टेंट है आपके 71st बीपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो देखना स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिनाउंड पर्सनैलिटीज वाज अवॉर्डेड द रेमोन मैग्सेसे अवार्ड इन 2024 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एनिमेशन एंड स्टोरी टेलिंग। हिंदी वाले स्टूडेंट भी पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है हयायो मियाजाकी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हयायो मियाजाकी को इस बार रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है 2024 के अंदर। किस फील्ड में? एनिमेशन एंड स्टोरी टेलिंग में। तो नाम क्या है? हयायो मियाजाकी। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना, याद रहेगा। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में किसको मिला है? हयायो मियाजाकी को मिला है। कौन है रेमोन मैग्सेसे? इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कौन थे? ये थर्ड प्रेसिडेंट थे। कहां के? फिलीपींस के। आपको ध्यान रखना है। तो ये फिलीपींस के थर्ड प्रेसिडेंट थे। क्योंकि इन्होंने गवर्नेंस के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया था, तो इन्हीं के नाम पे एक अवार्ड को स्टैब्लिश कर दिया गया था। कब? 1957 के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पहली चीज तो क्या, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, रेमोन मैग्सेसे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहां से बिलोंग करते थे। ये फिलीपींस से बिलोंग करते थे, ये चीज आपको पता होना चाहिए। वहां के थर्ड प्रेसिडेंट थे, ये भी आप थोड़ा फैक्ट ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो किसको मिला इस बार? हयायो मियाजाकी को। और भी लोगों को मिला है, उसमें से एक कौन है? हयायो मियाजाकी है, जिनको एनिमेशन के फील्ड में मिला है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस अवार्ड को स्टैब्लिश कब किया गया था? इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था 1957 में। कब किया गया था? 1957 में इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एशिया पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्रीज हैं और वहां के जो भी लीडर या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है, तो उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और इसलिए ही इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेमोन मैग्सेसे अवार्ड को क्या कहा जाता है? ये भी चीज आपको लिख लेंगे। नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहा जाता है। नोबेल प्राइज ऑफ एशिया रेमोन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन है? ये है हयायो मियाजाकी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अभी तक एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि अभी तक टोटल 55 इंडियंस को इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें अभी रिसेंटली रवीश कुमार को भी जर्नलिज्म के फील्ड में 2019 में मिला था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, रवीश कुमार को आप सब जानते होंगे, तो इनको भी रेमोन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और भी हमारे लीडर जैसे विनोबा भावे, जिनको 1958 में, याद रखना है किसके लिए? कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। कम्युनिटी लीडरशिप के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। मदर टेरेसा को दिया गया था 1962 के अंदर पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए। किसके लिए? पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी तक टोटल कितने इंडियंस को दिया जा चुका है? अभी तक टोटल 55 इंडियंस को दिया जा चुका है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सारे फैक्ट आई थिंक आपको रेमोन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में समझ में आ रहा होगा। 1957 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ये भी चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अब देखो, जब इसे स्टैब्लिश किया गया तो 1958 से लेकर 2008 तक ये टोटल 6 कैटेगरीज में दिया जाता था। तो कितने कैटेगरीज में दिया जाता था? 6 कैटेगरीज में दिया जाता था। बट अब ये सारी कैटेगरीज को हटा दिया गया है और अब सिर्फ एक कैटेगरी में दिया जाता है। वो कौन सा है? इमर्जेंट लीडरशिप की कैटेगरी। किस फील्ड में? इमर्जेंट लीडरशिप की कैटेगरी में अब इस अवार्ड को दिया जाता है। प्लस एक अनकैटेगराइज्ड अवार्ड है, मतलब इसमें किसी को भी दिया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब एक कैटेगरी अगर कोई बची है तो कौन सी कैटेगरी है? इमर्जेंट लीडरशिप की कैटेगरी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। हर साल ये 31 अगस्त को अनाउंस किया जाता है, मतलब 2025 वाला भी अनाउंस नहीं हुआ है। कब होगा? 31 अगस्त को अनाउंस होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं कब का है, ये 2024 के ये अवार्डीज हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 31 अगस्त को क्यों? 31 अगस्त को इसलिए क्योंकि इस दिन बर्थडे है किस चीज का? रेमोन मैग्सेसे, जो कि थर्ड प्रेसिडेंट थे किसके? फिलीपींस के। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2024 में किस किस को मिला? 2024 में मिला कर्मा फुनसो को, जो कि कहां के हैं? भूटान के हैं। हयायो मियाजाकी को, जो कि कहां के हैं? जापान के हैं। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है। किसके हैं? कहां से बिलोंग करता है? थाईलैंड से बिलोंग करता है। फुओंग नाम के कोई है, फुओंग नाम के, ये कहां से बिलोंग करते हैं? वियतनाम से। और फरवीजा फरहान नाम के, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? इंडोनेशिया से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जितने भी 5 अवार्डीज हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड को 1957 में स्टैब्लिश किया गया था।
पहले ये कितने कैटेगरी में दिया जाता था, पहले ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता था, बट अब ये कितने कैटेगरी में दिया जाता है, अब ये सिर्फ एक कैटेगरी में दिया जाता है, और वो कैटेगरी है कौन सी, इमर्जेंट लीडरशिप की। ठीक है, तो अभी तक 55 इंडियंस को मिल चुका है, 2024 में एक भी इंडियन को ये अवार्ड नहीं मिला है। आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, और इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ये भी चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ चुके होंगे, है ना। अब आपको कुछ और अवार्ड्स के बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि नोबेल प्राइज के बारे में आप जानते होंगे कि ये कितने कैटेगरी में दिया जाएगा, ये 6 कैटेगरी में दिया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वैसे ही एक पुलिट्जर प्राइज होता है जो कि जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन के फील्ड में दिया जाता है। बुकर प्राइज होता है जो कि लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। भारत रत्न आपको पता ही है इंडिया का है, जो कि इन कैटेगरी में दिया जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइज है एबल प्राइज, जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना, सारी चीज आपको, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो आई थिंक आप, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कुछ भी छूटेगा नहीं, अगर एमॉन मैक्सेस है व्हाट्सएप कुछ भी क्वेश्चन आया तो आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज रैंक्ड फर्स्ट इन नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड। नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड में किसको फर्स्ट रैंक मिला है अंडर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण फॉर मेजर सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 10 लाख। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन को समझो, है ना। क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्या है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड हर साल दिया जाता है, हर साल दिया जाएगा। 3 कैटेगरीज के अंदर ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। इन कैटेगरीज को पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि जो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है वो कहलाएंगी मेजर सिटीज, और इसमें किसने टॉप किया है, सूरत गुजरात ने टॉप किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेजर सिटीज में किसने टॉप किया है, तो सूरत ने टॉप किया है। मिडिल साइज सिटीज जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख से 10 लाख के बीच में है, उसमें किसने टॉप किया है, उसमें फिरोजाबाद ने टॉप किया है। और स्मॉल सिटीज में किसने टॉप किया है, रायबरेली ने टॉप किया है। ठीक है, तो तीनों जगह के नाम याद हो गए। सूरत जो कि मेजर सिटीज में टॉप किया है, मीडियम साइज सिटीज में फिरोजाबाद ने, और स्मॉलेस्ट सिटीज में किसने टॉप किया है, रायबरेली ने टॉप किया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड समझ में आ गया, हर साल दिया जाएगा। किसकी तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की तरफ से, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। और एनुअली दिया जाता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि बाइनियरली दिया जाता है, मतलब हर 2 साल में एक बार दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि नहीं, ये हर साल दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये उन सिटीज को दिया जाता है जो कि एयर पॉल्यूशन को कम करने में, किसको, एयर पॉल्यूशन को कम करने में काफी अच्छा काम करते हैं, तो उन सिटीज को ये अवार्ड दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसको कम करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ही एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिस प्रोग्राम का नाम था एनसीएपी। क्या नाम था, एनसीएपी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। क्या नाम है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसे कब स्टार्ट किया गया, जिसे 2019 में स्टार्ट किया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम क्या है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एनसीएपी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 2019 में स्टार्ट किया गया है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉल्यूशन को कम करते हैं। और टू बी स्पेसिफिक बोलूं कि कौन से पॉल्यूशन को कम करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पीएम 2.5, पर्टिकुलर मैटर 2.5, और पीएम 10, जो बहुत सारे पॉल्यूशन में से एक ये भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हानिकारक है, आपको पता है कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, पीएम 2.5 के लेवल, पीएम 10 का लेवल, तो इसके लेवल को कम करने की बात की जाती है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम याद हो गया, कब, 2019 में, जिसका काम क्या है, पीएम 2.5 और पीएम 10 के लेवल को कम करना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एनसीएपी समझ में आ गया किस चीज से रिलेटेड है, एयर पॉल्यूशन को कम करने से रिलेटेड है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्या है, उन सारे सिटीज को ये अवार्ड दिया जाता है जो कि एयर पॉल्यूशन को कम करने में अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो एनसीएपी क्या है समझ में आ गया, 2019 में लॉन्च किया गया है, और इसका मेन काम क्या है, जिसका मेन काम है कि आपको पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को कम करना है, पीएम 2.5 और पीएम 10 के लेवल को कम करना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एनसीएपी समझ में आ गया। अब ये एनसीएपी जो है अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही, इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, प्राना पोर्टल। तो प्राना पोर्टल का काम क्या है कि एनसीएपी ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही, ये चीज देखना, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्राना पोर्टल समझ में आ गया। तो ये सारी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एग्रीश्योर स्कीम लॉन्च्ड इन 2024। एग्रीश्योर स्कीम के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो एग्रीश्योर स्कीम का ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्रीश्योर स्कीम है क्या, ये एग्रीश्योर स्कीम है क्या, एक बार लिख लेते हैं हम लोग, है ना। ये एग्रीश्योर स्कीम है क्या, इसके बारे में आपको जानना जरूरी हो गया, है ना। तो एग्री से क्या याद रहेगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, कृषि से रिलेटेड है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में वो स्टार्टअप्स
वो कंपनी जो कि अभी अभी बनी है, वो स्टार्टअप जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ इनोवेशन कर रहे हैं जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में आगे बढ़ सके, तो उन सभी स्टार्टअप को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए एग्रीश्योर स्कीम लॉन्च की गई है। तो एग्रीश्योर स्कीम क्या है? ये सरकार की तरफ से एक पहल है जिसके तहत वो सारे स्टार्टअप जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में इनोवेशन का काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन सारे स्टार्टअप को क्या प्रोवाइड करेगा? फंडिंग प्रोवाइड करेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो सरकार की पहल है जिससे इस स्कीम के तहत क्या करता है? स्टार्टअप को फंडिंग प्रोवाइड करता है जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में अच्छा काम करते हैं। तो नाम से याद रहेगा, एग्रीश्योर से ही आपको ये फैक्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सपोर्ट 85 स्टार्टअप अप टू ₹25 करोड़ ईच अंडर डायरेक्ट स्कीम, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे इसको लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्ड ऑन द न्यूली अनवेल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्लैग इन 2024? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नया फ्लैग को अनवेल किया गया द्रौपदी मुर्मू द्वारा, तो उसमें से इनमें से कौन सा चीज नहीं है फ्लैग में? इसमें से आपको कौन सा चीज उसमें नहीं दिखता? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आंसर क्या है? आंसर इसके बारे में सोचेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर नेशनल एम्बलम नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता? राष्ट्रीय प्रतीक इसमें नहीं दिखता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फ्लैग में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब एक बार मैं फ्लैग आपको दिखा देता हूं। फ्लैग किस टाइप का? फ्लैग कुछ इस टाइप का दिखता है जो कि नेवी ब्लू कलर का है, जिसमें सबसे नीचे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक है। क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और उसके ऊपर क्या है? अशोक चक्र बना हुआ है। सबसे ऊपर क्या लिखा गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर क्या लिखा गया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नाम। और नीचे क्या लिखा गया है? यतो धर्मोस्ततो जय, ठीक है। मतलब वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। जहां पे धर्म होता है वहां पे विजय होना एकदम सुनिश्चित है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर अशोक चक्र, नीचे उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, और फिर उसके नीचे एक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का किताब, और सबसे नीचे लिखा गया है यतो धर्मोस्ततो जय। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि 75 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता चल गया। सुप्रीम कोर्ट क्या है? इसके 75 इयर्स अभी कंप्लीट हो गए। ये एग्जिस्टेंस में कब आया? मतलब ये कब ऐसा हो गया कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होगा? ये एग्जिस्टेंस में कब आया? 26 जनवरी 1950 को आया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ये एग्जिस्टेंस में आया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो लिखा गया है आर्टिकल 124, याद होगा आपको। आर्टिकल 124 से लेके 147 में यही बात तो लिखी गई है कि देयर शुड बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होना चाहिए। आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 के अंदर ये बात लिखी गई है। तो जैसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पावर में आया, तो उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी उसी टाइम पावर में आ गया। बट इसका जो इनॉग्रेशन हुआ, ये कब हुआ? इसका जो इनॉग्रेशन हुआ ये 28 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को हुआ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी इसके 75 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस हुआ, एग्जिस्टेंस मतलब ये एकदम से जीवित कब हो गया? 26 जनवरी 1950 में। इनॉग्रेशन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। कहां पे हुआ था? ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में। कहां पे हुआ था? ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर तो अभी नहीं हुआ क्या जहां पे अभी आपको बिल्डिंग दिख रही है? तो नहीं भाई, आपको ध्यान रखना है जो अभी वाली बिल्डिंग है इसे 1958 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1958 में बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने इनॉग्रेशन किया था इस बिल्डिंग का। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप समझ पा रहे होंगे किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो जो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसी के तहत आपको ये नाम भी याद होना चाहिए कि जो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने इस इनॉग्रेशन को अटेंड किया था। मतलब जो हमारे फर्स्ट सीजीआई हुए वो कौन हुए? हरिलाल कानिया साहब। नाम याद हुआ? हरिलाल कानिया साहब हमारे कौन थे? हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट की टोटल कितने जजेस थे? 1+7 थे। मतलब टोटल 8 जजेस थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और 7 अदर जजेस थे, है ना। अभी जो रैंक है, अभी जो ये सीट्स है कितनी हो चुके हैं? अभी टोटल 34 जजेस हैं, जिसमें से एक सीजीआई हो गया प्लस 33 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। ऑप्शन में क्या आएगा? ऑप्शन में आएगा प्रेसिडेंट, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाते हुए जा रहा हूं। अगर आप मेरे से करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगले जो क्वेश्चन आने वाले हैं, अगली जो वीडियोस आने वाली है, उसमें आप कम से कम 50 जो आंसर होगा उसको सही करके आओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विषाणु युद्ध अभ्यास। विषाणु युद्ध अभ्यास mock drill conducted under National One Health Mission in 2024 aimed to assess
पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान वाज दिस हेल्ड, है ना। तो क्वेश्चन सिंपल ये पूछा है कि विषाणु युद्ध अभ्यास मॉकड्रिल को कहां पे किया गया था, तो इसे राजस्थान में किया गया था, राजस्थान में अजमेर में किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विषाणु युद्ध अभ्यास में आया, क्यों किया गया है, ये इसलिए किया गया है ताकि जैसे कि कोविड-19 आ गया, जैसे कि एमपॉक्स आ गया, तो इस टाइप की अगर कोई जूनोटिक वायरस अगर एकदम से फैल जाता है इंडिया में, तो उसको कैसे रोका जाए और रोक के उसे डिटेक्ट कैसे किया जाए, उसको समझा कैसे जाए कि वायरस कौन सा है, और वायरस को समझने के बाद उसे और लोगों में फैलने से कैसे रोका जाए, इस चीज के लिए एक मॉकड्रिल किया गया है ना। जैसे कि हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले एक मॉकड्रिल किया जाता है, तो वैसे ही विषाणु युद्ध अभ्यास नाम का एक मॉकड्रिल किया गया था। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। विषाणु युद्ध अभ्यास के बारे में भी आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया, नेशनल विषाणु युद्ध अभ्यास कहां पे हुआ था, अजमेर में हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पे हुआ था, अजमेर में हुआ था। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना। नेशनल वन हेल्थ मिशन, नेशनल वन हेल्थ मिशन को कब लॉन्च किया गया है, इसे 2022 में लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है, इसे 2022 में लॉन्च किया गया है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें नेशनल वन हेल्थ मिशन में, नेशनल वन हेल्थ मिशन में ये वन हेल्थ का मतलब क्या होता है, ये वन हेल्थ का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे बताने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया constituted on September 1, 2024 to examine issues including यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में फिर से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है, 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो उसके चेयरमैन किसको बनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है उसका चेयरमैन किसे बनाया गया है, उसका चेयरमैन बनाया गया है जस्टिस जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं दिनेश महेश्वरी साहब को बना दिया गया है 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट क्यों किया जाता है, इसको हर 3 साल बाद कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ताकि कुछ लीगल रिफॉर्म्स किए जा सके, है ना। क्योंकि हमारे जो कानून है वो समय समय पुराने हो जाते हैं, तो उसमें कुछ बदलाव की जरूरत पड़ती है। इस चीज के लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 20 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया समझ में आ गया। अभी कौन सा कमीशन चल रहा है, तो 23वां कमीशन चल रहा है, और उसको चेयरमैन उनका नाम क्या है, जस्टिस दिनेश महेश्वरी है, जो कि 2027 तक चेयरमैन रहने वाले हैं। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च इन 2024 टू सपोर्ट इंडियाज ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर वाज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सिंपल ये बात पूछी गई है कि रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन को किसने बनाया है, ठीक है। रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन, है ना। रंगीन मछली से समझ पा रहे होंगे हम लोग इस मछली की बात कर रहे हैं ना। और इस मोबाइल एप्लीकेशन के तहत काम हम लोग को ये करना है कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वाले फील्ड में लाना है और इसके प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है, क्योंकि इससे इसकी अगर बिक्री होती है तो एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए एक अलग से हम लोगों ने ऐप बना दिया गया है, रंगीन मछली ऐप, ताकि इन मछलियों का रखरखाव कैसे किया जाए, इसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कैसे किया जाए, ये सारी जो सुविधा होगी वो इस ऐप पे एक तरीके से मौजूद होगी, है ना। तो इस ऐप को कौन सी इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ICAR CIFA, ICAR सिफा ने इसे बनाया है। ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ने इसे बनाया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रंगीन मछली ऐप के बारे में आपको ये चीज भी आई थिंक समझ में आ चुकी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।